एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। कल तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था मेटल की सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, किस तरीके से मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 1, आप उसमें देख सकते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट मैंने आपको ये बताया था कि जो मेटल्स होते हैं ना, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स के पास क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और जो नॉन मेटल्स रहते हैं उनके पास क्या रहते हैं? नॉन मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा है वो दे दे तो क्या होगा? उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ मेटल की, तो सोडियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसके लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर हम इसको शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। क्यों? क्योंकि डुप्लेट यहाँ कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट हो गया। एक इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले लेना तो इसकी वजह से वो क्या बन जाएगा? इसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें, अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, तो देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो इस 7 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इस तरीके से क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एबिलिटी ऑफ द नॉन मेटल्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स विल मेक द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसी तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। यानी कुछ मेटल्स, कुछ क्या, ऑलमोस्ट मेटल्स जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, नॉन मेटल्स जो होंगे वो गेन कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही सारा का सारा मेजर रोल है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब ये कंपाउंड्स किस तरीके से बनाएंगे? अगर मैं बात कर रही हूँ सोडियम क्लोराइड की, तो मुझे सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए मुझे ये पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगर मुझे किसी ने बोला कि बताओ सोडियम क्लोराइड जो बना वो किस तरीके से बना है, यानी सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए और क्लोरीन ने कितने, तो मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखेंगे सोडियम, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो हम यहाँ लगा देंगे 1 डॉट। 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास, तो हम यहाँ पे पेयर में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, राइट। पेयर में हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए और ये हो गया 7। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाए, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हम यहाँ कर देंगे सोडियम पॉजिटिव। अब ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा क्लोरीन, और यहाँ पे देखो उसके पास पहले ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, यानी सोडियम ने दे दिया, एक सोडियम ने दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सो दिस इज़ हाउ सोडियम क्लोराइड इज़ मेड, राइट। तो इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड बनता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर शेयर हो गया, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव आयन आएगा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके पास नेगेटिव आयन आएगा, और बेसिकली उन्होंने क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड, राइट। सिमिलर फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे वर्क करता है, देखो किस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन में तो अभी आपने देख लिए थे 7, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, तो 2, 8 और 2, लास्ट शेल में कितने हैं? 2। तो मैग्नीशियम के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 2 डॉट बना दो। प्लस क्लोरीन, आपको पता होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड हम लिखते हैं MgCl2। ठीक है, तो 2 क्लोरीन है हमारे पास, तो मैं 2 क्लोरीन बना दूंगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम तो एक ही है, तो मैग्नीशियम के पास 2 ही क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं? 2 है ना, Cl2। क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, तो इसके पास भी 7 रहेंगे और इसके पास भी
7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब ध्यान से देखो ज़रा, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर दे दे और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर दे दे तो मैग्नीशियम का तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, तो 2 पॉजिटिव। और क्लोरीन देखो ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन कितने थे, 2 क्लोरीन थे, तो ब्रैकेट में हमने 2 लिख दिया। और बेसिकली यहाँ पर उसके पास कितने थे, 7, तो 7 की जगह एक डॉट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मिला, और यहाँ पे 2 नेगेटिव, क्योंकि इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्योंकि 2 ही है ना यहाँ पे। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझो इसको। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम की बात हो रही थी, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चला गया, तो मैग्नीशियम ने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए, 2। और इस क्लोरीन की बात करें और इस क्लोरीन की बात करें तो ये जो क्लोरीन है इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन। आप इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन मैंने ब्रैकेट में ही कर दिया एंड 2 नेगेटिव, राइट। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 नेगेटिव और इसके इलेक्ट्रॉन्स आप इकट्ठे बना सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो इस तरीके से MgCl2 जो रहता है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। अब बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। तो आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफ़र करेगा, मेटल किसको ट्रांसफ़र करेगा, नॉन मेटल को। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। इंपॉर्टेंट ये है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते, पेट्रोल और केरोसिन में डिज़ोल्व नहीं होते। और इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करानी है तो आप इनको पिघाल दो, यानी मेल्ट कर दो। अगर आप इन्हें पिघला दोगे तो मेल्टिंग स्टेट पे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, बट सॉलिड स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। अब बात करते हैं हम एलॉयज़ के बारे में। तो एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ किससे बनते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे मेटल्स या 2 और मोर मेटल का ग्रुप बन जाता है ना, जब 2 और मोर मेटल 2 और मोर मेटल आपस में ग्रुप बना देते हैं तो उसे कहते हैं एलॉय। एलॉय जनरली हार्डर होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट साइज एटम्स। ठीक है, और एक तरीके से क्या रहता है, एलॉयज़ जो रहते हैं वो हार्डर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं। आपने देखा होगा घरों में पहले आयरन की ग्रिल्स वगैरह लगाई जाती थी, बट अब किसकी ग्रिल्स आ जाती हैं, स्टील की लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि स्टील क्या है, एलॉय है, इसमें क्या नहीं होता, रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगती है। तो आप अगर ये सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें एलॉय का, तो इस तरीके का होता है। इसके अंदर मेजर जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके होंगे, जैसे अगर मैं आपको गोल्ड की बात करूँ तो जो गोल्ड होता है ना, तो गोल्ड प्योर गोल्ड लिक्विड फॉर्म में होता है, प्योर गोल्ड लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो हम उसे सॉलिड बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए हम उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। वो इम्प्योरिटी कॉपर हो सकती है, राइट, सिल्वर हो सकती है। तो जो थोड़े अमाउंट में लिए जाएंगे वो ये पार्टिकल्स है, ठीक है, और जो ज़्यादा अमाउंट में लिए जाएंगे वो क्या होंगे, वो गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ब्रास की बात करूँ तो ब्रास जो है वो एक अलॉय है, किससे मिलके बनता है, कॉपर से और जिंक से। ब्रास में मेजर अमाउंट क्या रहता है, 90% अमाउंट क्या रहता है, कॉपर का, और जिंक का कितना रहता है, 10% अमाउंट। तो आप देख सकते हैं कॉपर के पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा, और 10% जिंक के पार्टिकल्स हैं, राइट। अब आपके लिए एक क्वेश्चन टाइम है, लिस्ट द 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ये मैंने अभी आपको बताया है कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये आपको चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल पार्ट 1 की जो वीडियो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ के आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अलॉय तो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, तो वो अलॉय जो रहेगा वो आप मुझे बताएंगे कि अलॉय कौन सा है, और इन दोनों में से ए अलॉय है या बी अलॉय है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको ये बताना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में मेटल कौन सा है, प्योर मेटल, और इनमें से अलॉय कौन सा, ये अलॉय है या ये अलॉय है। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह रहा है दैट इज़ कोरोजन। कोरोजन मैंने आपको केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में आके, जिसमें ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी वजह से या तो उसके ऊपर ब्राउन कोटिंग बन जाएगी, या तो उस पर ग्रीन कोटिंग बन जाएगी, या ब्लैक कोटिंग बन जाएगी, या फिर वो टोटली चेंज हो जाएगा,
राइट, तो उसे बोलते हैं कोरोजन, राइट। तो उसमें अलग ही कलर आ जाएगा। और बेसिकली जो आयरन है, लोहे को जंग लगती है तो ब्राउन कलर मिलता है, कॉपर अगर ख़राब होता है तो ग्रीन कलर आता है, और अगर सिल्वर अगर ख़राब हो जाता है, यानी अगर कोरोड हो जाता है, नॉट ख़राब, कोरोड हो जाता है, तो वो ब्लैक कोटिंग दे देता है। अगर मैं बात करूँ आयरन की, तो आयरन क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। कॉपर क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, जब वो मतलब कोरोड होता है। और सिल्वर जब वो ब्लैक होने लग जाता है तो वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड, राइट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, एक नेल डाल दी, और ड्राई एयर, कोई भी इसके अंदर पानी वगैरह नहीं है, और ऊपर से कॉक लगा दी, बंद कर दिया, तो इसमें जंग नहीं लगी। अब मैंने इसके अंदर बॉइल्ड वाटर डाला था, ऑक्सीजन नहीं है इसमें, राइट। ऑयल रख दिया ऊपर, ऑयल से क्या हुआ, ऑयल की वजह से ऑक्सीजन जो होगी, बाहर की जो एयर है वो अंदर वैसे भी नहीं आ पाएगी, तो इसमें भी जंग नहीं लगी, राइट। बट अगर थर्ड टेस्ट ट्यूब की बात करें तो पानी ले लिया, पानी में ये आयरन नेल डाल दी, सिंपल पानी लिया, और ये जो पानी के अंदर नेल थी उसमें जंग लग जाएगी, कील जो थी उसमें जंग लग जाएगी, राइट। तो आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कोरोजन से बचाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप उस पर ऑयलिंग कर सकते हैं। आप घर में देखते हैं ना, कई बार लोहे के दरवाज़ों में जंग लग जाती है तो ऑयल दे देते हैं या पेंट कर देते हैं, ये साइंटिफिकली इंडस्ट्रीज़ में गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिन की कोटिंग कर देते हैं, राइट। टिनिंग, या फिर टिन का जो पेंट आता है उसका कोट दे दो तो भी कोरोड होने से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं। और या फिर कोरोजन से बचाने के लिए अलॉयज़ यूज़ करो, जैसे कि घर में स्टील यूज़ किया जाता है, ब्रास यूज़ किया जाता है, ब्रॉन्ज यूज़ किया जाता है, तो अलॉयज़ में कोरोजन नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि अलॉय जो है वो क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है मेटल का और दूसरे मेटल्स का, या फिर नॉन मेटल्स का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेटल ही होगा, मेटल के साथ नॉन मेटल भी हो सकता है। अगर बात करूँ मैं स्टील की, तो स्टील के अंदर आयरन और कार्बन रहता है, ये सारे अलॉयज़ के एग्जाम्पल है। स्टेनलेस स्टील में आयरन कार्बन कोबाल्ट निकल रहेगा, ब्रास में कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज में कॉपर टिन, सोल्डर बहुत बार पूछा जाता है, इसमें लेड और टिन जो रहते हैं ये आपके मेजर रहेंगे, राइट। तो ये जो सोल्डर रहेगा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी जब हम वायर्स को वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग करते हुए आपने देखा होगा, तो वायर्स को जब हम वेल्ड करते हैं तो ये सोल्डर से ही करते हैं। और अगर मान लो अलॉय बनाते हुए आप एक मेटल मर्करी ले रहे हैं, एक मेटल मर्करी है, तो उस अलॉय को हम नाम देंगे अमैल्गम, राइट। यानी मैं बना रही हूँ लेट्स सपोज जिंक प्लस मर्करी, तो ये जो अलॉय बनेगा दैट वी कॉल इट अमैल्गम, राइट। So now the last question for today is, which is your homework, and now your chapter is over. So why are alloys stronger and harder than pure metal? तो आपको ये बताना है कि alloys stronger क्यों होते हैं और harder क्यों होते हैं pure metal से, and this is your homework, right? So I hope you like the video and you understand the video। और अगर आपको समझ में आया प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and share this video with your friends। Thank you for watching the video।